So now in this lecture we are going to discuss some other long questions. After completing the question number 7, now we are going to discuss the question number 8. जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में PYQ में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या रखा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये कई पार्ट में होगा। जैसे पहले पार्ट में इन्होंने क्या रखा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोगों को डिफाइन करना है और इसकी यूनिट भी लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जैसे कि मैं पहले भी आपको बतला चुका हूं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मल टू इट्स सरफेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूले की बात कर लें तो आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds या ES cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं। SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, जो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मल टू इट्स सरफेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फाई इज इक्वल टू ES cos थीटा। और अगर SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या होगी, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, इन्होंने क्या रखा, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर इन्होंने क्या रखा है कि गॉस लॉ का यूज करके हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एक कोई यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। देखिए इसका अगर हम लोग फिगर यहां पे समझें, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक हमारे पास में एक शीट ले लेते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। ये इस तरीके से आपने देखा कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट ले ली हम लोगों ने, और इस यूनिफॉर्मली थिन शीट चार्ज पर प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस शीट। हम लोगों को इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे, इट विल बिकम्स अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। आप देखेंगे इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। और आपको जैसे कि मालूम है जो गॉसियन सरफेस है एक इमेजिनरी सरफेस होती है, और इमेजिनरी सरफेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से, ये आपने देखा यहां से, ये इसका डिस्टेंस जैसे हम लोग ले लेते हैं, ये R दिखला दें, और ये भी यहाँ पे ये R। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात अगर हम लोग समझें, जैसे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हमने कंसीडर किया, ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे A ले लें, यहाँ पर हम लोग कोई B ले लें, और ये अगर आप देखेंगे इसका जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसको हम लोग कोई C ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर हम पॉइंट A पर एक एरिया वेक्टर को कंसीडर करते हैं, सपोज यहाँ पे ये हम लोगों ने एक एरिया वेक्टर कंसीडर किया, सपोज यहाँ पे DS। तो ये एरिया वेक्टर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन अगर यही होगा, तो E और DS यहाँ पे कैसे है, सेम डायरेक्शन में है। और जब अगर E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर आपको मालूम है इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर हम B पॉइंट पर अगर एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी एरिया वेक्टर जो DS होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी E और DS के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर हम यहां पर कहना चाहिए थर्ड, यहां अगर हम लोग जो एक कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पर अगर हम लोग कहीं पे भी
ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने एक एरिया वेक्टर लिया, तो ये एरिया वेक्टर ऐसे आप देखेंगे ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से है। या हम कह रहे हैं अगर आप यहाँ पे ले लीजिए, दिखलाना है यहाँ पर अगर आप लेंगे तो एरिया वेक्टर ये ds हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो यहाँ दोनों ही केसेस में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि एंगल मेरे पास में कितना यहाँ पे आएगा, 90 डिग्री एंगल आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो यहां हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। ये जो मेरे पास में आपने देखा गॉसियन सरफेस आपको दिखलाई दे रही है, इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो आपको मालूम है फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग बात करें इनके इंडिविजुअल पॉइंट्स की, जैसे ए इसका हम अलग ले लें, बी का अलग, सी का अलग, अगर हम लोग इनको अलग अलग करके देखेंगे तो यहां आप देखेंगे वेक्टर ई यहां पर अब क्लोज नहीं रहेगा। जब हम लोग यहाँ पे अलग अलग करके लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, ये ए के लिए यहाँ पे अगर हम लोग देख लें, और प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, ये हम लोग किसके लिए बात कर लें, बी के लिए बात कर लें, और यहाँ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, ये हम लोग यहाँ पे सी के लिए बात कर लें। तो आपको पता है कि ए और बी के केस में ई और डीएस के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, जबकि सी के केस में ई और डीएस के बीच में एंगल कितना है, π/2। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा ई डी एस कॉस 0, और प्लस यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0, और प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और यहाँ पे आपके सामने कितना आ जाएगा, ई डी एस, और प्लस यहाँ पे ई डी एस, और ये 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन e बाहर जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s, और ये भी s, तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, आप सॉल्व करोगे सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2es, दैट इज द पाई e। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गॉस लॉ की, तो लिख देते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, और जैसे कि आपको मालूम है गॉस लॉ क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by that surface. It means phi e is equal to 1 upon epsilon naught into q. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वलाइज करें तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, वो क्या होगा, 2es इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो यहां हम लोग देख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन S। ओके, अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे चूंकि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर, तो सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, Q अपॉन S के, और Q अपॉन S की जगह हम लोग जब सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसका वेक्टर नोटेशन देखें यहाँ पे कि वेक्टर नोटेशन क्या होगा, तो वेक्टर E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, ये इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर नोटेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक कोई यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, जो कि हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। इन्होंने क्या रखा था कि यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने क्या रखा है थर्ड पार्ट में, एक क्यूब ऑफ साइड एल, फिगर भी है इसका, एक कोई क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, एल है, इज कैप्ड इन स्पेस एज शोन इन द फिगर। स्पेस में इस तरीके से रखा हुआ है जैसे फिगर में आपको दिखलाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ax प्लस b i कैप न्यूटन पर कूलॉम एग्जिस्ट इन द रीजन, फाइंड
द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द क्यूब। क्वेश्चन में क्या रखा है कि इस क्यूब ने अपने अंदर कितने चार्ज को इंक्लोज किया है, वो आप देखिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक फिगर बना के देखते हैं। इनमें फिगर इन्होंने जैसे कि दिया है क्वेश्चन में, जैसे सपोज एक कोई क्यूब है। पहले मैं एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर लें और यहां पर एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद हम लोग सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हम लोगों का जेड एक्सिस ले लिया। और एक कोई क्यूब यहां हम लोग ले लें। जैसे सपोज हम लोगों ने एक कोई क्यूब ले लिया यहां इस तरीके से। इस तरीके से हम लोगों ने कोई क्यूब ले लिया। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या रखा है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी यहां पे, जैसे मान लीजिए अगर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर E इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आई कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है यहां पर E इज इक्वल टू न्यूमेरिकल में ए एक्स प्लस बी और आई कैप। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में काम कर रही है, एक्स एक्सिस में काम कर रही है न्यूटन पर कूलम। और ये जो क्यूब है इसकी जो साइड दी गई है वो कितनी दी गई है, इस तरीके से एल साइड दी गई है। तो इन्होंने क्या रखा है, इस क्यूब ने कितना चार्ज अपने अंदर इंक्लोज किया। तो देखो चार्ज को फाइंड करने से पहले मुझे इस क्यूब से निकलने वाले टोटल फ्लक्स को चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे काम कर रही है, अलोंग द एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस काम कर रही है तो इस क्यूब के 6 में से 4 फेस जो होंगे, 6 में से जो 4 फेस होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएगा उनका एरिया वेक्टर। और अगर उनका एरिया वेक्टर 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो हम लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जैसे फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा होता है। और अगर वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ई एस कॉस 90, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि क्यूब के 6 में से जो 4 फेस हैं उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज आप थोड़ा सा यहां पे समझिएगा। दूसरी चीज अब आप देखेंगे कि क्यूब के 2 फेस होंगे। सपोज इसे हम लोग राइट फेस ले लेते हैं, इसे हम लोग लेफ्ट फेस ले लेते हैं। तो राइट फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो आपको देखने में समझ आएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे लेफ्ट फेस की बात कर लें, कि लेफ्ट फेस की बात करेंगे तो ये जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 180 डिग्री एंगल बनाएगा। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एक्सिस में काम कर रही है, केवल वो एक्स एक्सिस में काम कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट फेस, यहां पे मेरा इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट फेस। ये जो इसका राइट फेस है, इस राइट फेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो राइट फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम सभी लोग वैसे ही जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस होता है यहां पे, या वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस होता है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो राइट फेस के लिए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई एस कॉस 0। 0 क्यों? क्योंकि राइट फेस में ई और डी एस मेरे पास में कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे 0।
अब E की वैल्यू, जैसे कि मेरे पास में इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे तो E की वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले, ax प्लस बी, और S का मतलब हो गया इसके इस वाले फेस का एरिया। और आपको पता है कि अगर कोई क्यूब का एक फेस स्क्वायर का काम करेगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, और कॉस जीरो की वैल्यू आपको मालूम है 1। दूसरी चीज बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, जो मेन पॉइंट है यहां पर, जो हमारा राइट फेस है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, एल दूरी पर है। तो अगर वो एल डिस्टेंस पर है तो इस एक्स की जगह हम लोग एल पुट करेंगे, तो अपने पास यही हो जाएगा ए एल प्लस बी और इंटू एल स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं ए एल क्यूब प्लस बी एल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास में अगर देखा जाए तो वो किसके लिए आया, राइट फेस के लिए आया यहाँ पे, जो क्यूब का है। अब अगर हम लोग बात कर लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द लेफ्ट फेस जैसे कि आपको ये वाला दिखलाई दे रहा है, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, बाकी चार जो थे उनसे निकलने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। वाई, बिकॉज उनका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएगा, सो दे कांट कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो राइट फेस के बाद में हम लोग बात करें यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पे देखें थ्रू द लेफ्ट फेस, यहां पे लेफ्ट फेस की बात कर लें तो अगर आप देखेंगे फाई ई एल, तो फाई ई एल के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस लिख दीजिए, एस ले लीजिए, और यहां पे अगर हम बात करें तो ई एस कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये कितने एंगल बनाएगा, 180 डिग्री एंगल बनाएगा। अब फॉर्मूला रखने की बात करें तो फॉर्मूले में हम लोग लिखेंगे, जैसे ये है तो ई मेरे पास में रखेंगे इसमें, तो ई ए एक्स प्लस बी, और एस तो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, कॉस 180 की वैल्यू कितनी रखेंगे, -1। लेकिन अब स्टूडेंट सबसे मेन चीज जो समझने वाली है, जो इसका लेफ्ट फेस है वो ओरिजिन पे ही है, तो अब यहाँ पे x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये माइनस का यहाँ पे अगर हम चलो लिख देते हैं a इंटू 0 और प्लस b और इंटू कितना, एल स्क्वायर, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि जो लेफ्ट फेस से निकलने वाला फ्लक्स है फाई ई एल, उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है माइनस के बी एल स्क्वायर। ओके, तो अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि नेट फ्लक्स कितना होगा, तो नेट फ्लक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेट फ्लक्स जो होगा फाई ई इज इक्वल टू, आपको पता है फाई ई राइट फेस का फ्लक्स, और प्लस यहां पे अगर आप देखेंगे फाई ई लेफ्ट फेस का फ्लक्स, तो जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए एल क्यूब प्लस के बी एल स्क्वायर और माइनस के बी एल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जानते हैं इस क्यूब से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है दैट इज फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल क्यूब आ जाएगा। अब ए एल क्यूब आ जाएगा। अब अगर हम लोगों से कहते हैं कि इसने कितना चार्ज अपने अंदर इंक्लोज किया, तो हम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि गॉस लॉ से हम लोगों को मालूम है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोगों को मालूम है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से किसके इक्वल होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो Q इज इक्वल टू फाई ई इंटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू ए एल क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इतने कूलॉम, मैं यूनिट थोड़ी सी दूर लिखता हूं, इतने कूलॉम चार्ज ये क्यूब अपने अंदर इंक्लोज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर यहां पर देखा, आपने 8 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या क्या रखा है देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर। एक कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके नियर हम लोगों को गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है, सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन आप एक बार फिर से समझें कि कोई एक चार्ज कंडक्टर है, उसकी सरफेस पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट में उन्होंने इसकी वैल्यू भी बतला दी कि इतना हम लोगों को निकाल के लाना है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करने वाले हैं और फिगर में इस तरीके से हम लोग एक कोई चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, एक कोई चार्ज कंडक्टर ले लिया। ओके, ये हम लोगों ने कोई चार्ज कंडक्टर देख लिया। अब इस चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर, यानी कि यहां पर हम लोगों को जैसे मान लीजिए पूरे सरफेस पर प्लस चार्ज इस तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपने देखा, इसकी सरफेस पर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे सरफेस पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को सरफेस पर अगर फाइंड करना है इस तरीके से, तो अगर हम एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे तो वो गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होगा? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगी। यहां पर इस तरीके से आपने देखा, एक कोई सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोगों ने देख लिया। इस तरीके से ये एक कोई सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोगों ने इमेजिन कर लिया यहाँ पे। और दूसरी चीज, इसको सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को लेने के बाद में अगर हम लोग देखें तो इसके 3 फेस होंगे, जैसे कि हम लोग पिछले अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर मान लीजिए आपने देखा, एक कोई ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये सपोज यहां पर फर्स्ट फेस से ले लेते हैं या फर्स्ट सरफेस ले लेते हैं S1। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर इसका ds1 इस तरीके से दोनों कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन में। और ये कोई पॉइंट हम लोग यहाँ पे A ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट यहाँ पे B ले लेते हैं। इस पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों मेरे पास में सेम डायरेक्शन में होंगे। यहां अगर आप देखेंगे ds2 यहां पर एरिया वेक्टर इसके अंदर काम करेगा। और अगर इसकी कर्व सरफेस पर अगर हम लोग एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे, इसे हम लोग S3 ले लेते हैं, इसे हम लोगों ने S2 लिया, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां ये ds3 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें यहां पे कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाले अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देखेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। और जब इन्हें सेपरेट करके अलग अलग दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए ई डॉट डी एस वन पहले वाले के लिए दिखाएंगे, फिर यहां देख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस टू यहां पे दिखाएंगे, और फिर अगर हम लोग यहां पे बात कर लें ई डॉट वेक्टर डी एस थ्री और यहां पे एस थ्री के लिए दिखाएंगे। तो एक चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी कि जो S1 है और यहां पे S1 में आपको मालूम है कि ये एंगल 0 होगा, तो ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझिए, अगर हम S2 की बात करें तो S2 में आप देखेंगे कि किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो जब यहां पे हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 आप देखेंगे तो यहां पर E की वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो 0 यहां पे वेक्टर इंटू कितना हो जाएगा? ds2 हो जाएगा। जबकि ये अगर आप S3 वाले केस की बात करेंगे तो S3 वाले केस में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये कितना हो जाएगा? E ds cos 90 हो जाएगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो अब बात करें पहले वाले केस की, तो आपको मालूम है E इंटू ds रहेगा, दूसरे वाले 0 ही हो जाएगा, थर्ड भी 0 हो जाएगा। E इस तरीके से इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ds और ds यहां पे अगर आप देखेंगे मेरे पास में कि ds कितना आ जाएगा? ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s, अगर हम लोग इस सरफेस के लिए ले रहे हैं। और यहां अगर हम लोग बात कर लें तो ये ds1 जो मेरे पास में है उसे हम लोग क्या ले सकते हैं? यहाँ पे a इस तरीके से दिखला सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आई? फाई ई की वैल्यू आती है। अगर हम लोग बात कर लें यहां पर फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ की अगर हम लोग बात करेंगे
तो फ्रॉम गॉस लॉ से आपको एक चीज समझ में आएगी कि उसका क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एस डीएस का इंटीग्रेशन हम लोग एस ले लें, हम लोगों ने एरिया को एस दिखाया, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हम लोग गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ में अगर आप देखेंगे फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वलाइज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ई एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, या यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एस। और जैसे कि आपको मालूम है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे वो कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और वो एरिया आप अगर इतनी सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं या कितने के लिए देख रहे हैं उतना एरिया हम लोग लेंगे, तो सिग्मा ये E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने देखा कि अगर वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग करें, एक सेकंड वेक्टर फॉर्म और लिख लें इन वेक्टर नोटेशन। तो वेक्टर नोटेशन में हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। ये हमारे पास में E के लिए आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के कुछ पार्ट्स डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहीं पे इसको हम लोग क्लोज करते हैं।